प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं शादाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम से। आज हम आपको एक अहम शख्सियत से रूबरू कराएंगे। आज हमारे मेहमान खास रियाजुद्दीन भक्को साहब जुड़े हुए हैं और आज वो अपने ख्याल आपके साथ बयां करेंगे, जो कि ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं और भक्को समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाजुद्दीन भक्को साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम इस खास प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपको आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आज हम आपके कुछ ख्यालात शेयर करने चाहेंगे हमारे नाजरीन के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ सवाल से शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि पासमानदा मुस्लिम महाज ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है, जबकि अन्य मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आप इस विरोधाभास को कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, पसमानदा मुस्लिम महाज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। वो रीजन ये है कि पसमानदा मुसलमानों की जो आबादी है पूरे होल मुसलमानों में, पूरे हिंदुस्तान में, वो 85% है और 85% की आबादी को जो है आजादी के बाद से वक्फ प्रॉपर्टी से कोई किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिला। जब ये बिल आया, डिबेट चल रहा था, उस डिबेट में पसमानदा मुस्लिम महाज ने एग्रेसिव होकर के गवर्नमेंट से डिमांड किया कि आज तक क्या वजह है कि वक्फ प्रॉपर्टी में पसमानदा मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे वो मेंबर का मामला हो, चाहे चेयरमैन का मामला हो, चाहे मंत्रालय का मामला हो, वक्फ प्रॉपर्टी से पसमानदा मुसलमानों को कोई भलाई अभी तक नहीं हुआ है। जब ये बिल आया तो इसमें जो बिल लाने वाले गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने एक्सेप्ट किया है कि हम पसमानदा मुसलमानों को भी इसमें शेयर करेंगे, इसमें हिस्सेदारी देंगे और उसके मेंबरान को हम शमूलियत देंगे। तो लगा कि चलो ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टी चूंकि बनाया गया है गरीब, यतीम, बेवाओं के लिए, मजलूमों के लिए, और जिसके हक तलफी आजादी के बाद से होते रहा है, इसलिए पसमानदा मुस्लिम महाज तन्हा एक ऐसी तंजीम है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट किया है, क्योंकि ये 85% आबादी की बात है, उसकी हक तलफी की बात हो रही थी, इसको हक दिलाने की बात है, इसलिए मजबूरन जो है कि इनको सपोर्ट में आना पड़ा। तो इस नए बिल से वक्फ बोर्डों में पासमानदा मुस्लिमों और महिलाओं की भागीदारी कैसे बदलेगी? बदलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि जब उसका गवर्नमेंट की नीयत ठीक रहती है, हमारी आबादी जो है 85% है, उसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। हम प्रेशर ग्रुप हैं, हम अपने समाज को, अपने दबे कुचले लोगों को, अपने यतीम और बेवाओं को इसका हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष तो करते रहे और सरकार पर भी दबाव बनाएंगे और इसमें इंशाल्लाह हमें कामयाबी भी मिलेगी। जी, तो क्या वक्फ बाय यूजर जो है
को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? इससे पासमानदा लोगों को कैसे असर होगा? देखिए, एक्चुअली ये मामला है कि वक्फ बाई यूजर जो है, इसी के आड़ में ये मुद्दा जो है वक्फ प्रॉपर्टी को मजहबी मुद्दा बना करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें आज जो है जितने भी अशराफ लोग हैं यूनाइट हो गए हैं कि अब हमारे हाथ से वक्फ प्रॉपर्टी जाएगा। आप गौर करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वो जामा मस्जिद दिल्ली का हो, ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा हिंद का जो आईटीओ में दफ्तर है वहां हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे पटना में हो, आप गौर करके देखें कि वक्फ प्रॉपर्टी पर एक भी मुतवल्ली कोई पसमानदा समाज का नहीं है। मैं खुद बिहार में रहता हूं और जिस जमीन पर रहता हूं यहाँ पर तकरीबन 600-700 घर जो है कि दलित मुस्लिम जाति के लोग हैं, लेकिन इस वक्फ प्रॉपर्टी को गैर मुस्लिम कब्जा कर लेते हैं। इस वक्फ प्रॉपर्टी पर जो है कि नाजायज तरीके से बेच करके अपने बाल बच्चों की परवरिश कर लेते हैं। लेकिन आज तक आप देखिए कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कभी भी एमबीबीएस कॉलेज या इंस्टीट्यूशनल या डिग्री कॉलेज या जो समाज की भलाई के लिए तालीमी इदारे हो, आज तक नहीं खोल पाया है, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी का गैर जिम्मेदाराना तौर पर इसका इस्तेमाल करते रहा है। जी। अच्छा, ये कलेक्टर को वक्फ संपत्ति पर ज्यादा अधिकार देने से क्या होगा? क्या इससे सरकार का दखल बढ़ेगा? देखिए, एक्चुअली अभी भी जो आता है, जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो कलेक्टर तो अभी भी रहता है, लेकिन ये है कि इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में जो ट्रिब्यूनल है उसका स्पेशल अपना है, समझ गए ना। तो इसी चीज पर इसी को मद्देनजर रखते हुए कि अगर डायरेक्ट डीएम उसमें इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं तो समाधान निकालना पड़ेगा। अभी भी तो मान लीजिए गवर्नमेंट के जरिए जो कि डीएम ही रहता है, लेकिन उसका जो है कि वक्फ प्रॉपर्टी का एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है। इसीलिए लोगों को लग रहा है, कहीं ना कहीं खर्चा लग रहा है कि अगर डीएम के हाथ में आ गया तो पूरी प्रॉपर्टी जो है, खास करके मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान के वजह कर थोड़ा सा जो दबे कुचले लोग हैं उनको ये खदशा लगता है। जी। आपके हिसाब से यह नया बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को कैसे बेहतर बनाएगा? क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा? हाँ, भ्रष्टाचार में तो कमी आएगी, क्योंकि मामला ये है कि जब इसमें पसमानदा लोगों को शेयर करेगा, महिलाओं को शेयर करेगा, तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने आबादाद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, यतीम बेवाओं के लिए उसमें इंसाफ परस्त लोग आएंगे और उसका गलत इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि अपने हक हुकूक के लिए पसमानदा लोग ईमानदारी से काम करेंगे और उसका कोई जो है कि जो आज तक आजादी के बाद से गैर जिम्मेदाराना तौर पर प्रॉपर्टी का दुरुपयोग करते आया है, अपने बाल बच्चों के लिए बेच करके डॉक्टर इंजीनियर बनाते रहे हैं, लेकिन अब जो है कि जाकर पसमानदा इसमें आ जाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसके जो है कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी होगा। जी। कुछ लोग कहते हैं कि यह बिल धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उनके हाथ से धर्मनिरपेक्ष और मजहबी चीजों को ये आड़ में ले करके दो ही मुद्दे हैं कि आप देखते होंगे कि 17 तारीख को एक पूरे हिंदुस्तान से में कॉल किया गया कि सारे मुसलमान जो है कि जंतर मंतर पर आए, लेकिन हमको लगता है कि 85% मुसलमानों ने जो है कि इसको इग्नोर किया। कहीं से भी पसमानदा मुसलमान टर्न ओवर नहीं हो पाया और न होगा, क्योंकि ये इन लोग की साजिश रही है शुरू से कि वक्फ प्रॉपर्टी को धार्मिक मुद्दा बना करके इसको मुसलमानों को गोलबंद किया जाए। लेकिन अब मुसलमान, खास करके पसमानदा मुसलमान जागरूक हो चुका है, इनके चंगुल में आने वाले नहीं है और इसको जो कि धार्मिक मुद्दा बनने भी नहीं देगा। जी। वक्फ संपत्तियां जो है
की जानकारी को ऑनलाइन रखने के बारे में आपका क्या सोचते हैं? क्या इससे काम आसान होगा या मुश्किल होगा जो ऑनलाइन करने से? ऑनलाइन अगर बर्फ प्रॉपर्टी, चूंकि अभी तक तो गुमराह किए हुए सारे मुसलमानों को यूपी के अंदर 1,12,000 जो है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, समझ गए ना। तो अगर ऑनलाइन होता है तो वो समाज के नज्म में आ जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में 9 लाख हेक्टेयर जमीन अगर है, ऑनलाइन हो जाता है तो सारे समाज के नजर में रहेगा कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, हम इसकी हिफाजत कैसे करेंगे, इसका जो है कि दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आज तक तो ये लोग जो चंद लोग हैं, 10% लोग हैं जिसको अशराफ मुसलमान कहते हैं, इसका तो हमेशा दुरुपयोग करते आया है, बेचते आया है, खुर्द बुर्द करते आया है, समाज के हित में तो काम किया नहीं है। लेकिन अगर ये दबे कुचले लोग, पसमानदा लोग अगर उसमें आ जाते हैं, सरकार उसमें उसको भागीदारी बनाती है, तो अपने प्रॉपर्टी का ऑनलाइन होने से वो खुद देख रेख भी करेगा। ऑनलाइन में कहीं पर से कोई गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए और ना होगा। जी। और ये जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये या तो इससे कहीं राजनीति रोटियां तो नहीं सेकी जा रही है? ये तो प्योर राजनीतिक रोटियां के लिए ही कहा गया है। अभी एक हाल फिलहाल में यहाँ पर आया था एक मौलाना वली रहमानी साहब रैली किए थे 2017 के आसपास, देश दीन बचाओ देश बचाओ, और इन्होंने दीन बचाने के नाम पर लाखों लाख मुसलमानों को पटना के गांधी मैदान में जमा कर लिया और उसका गलत इस्तेमाल हुआ। जैसे ही जमा किए 15-20 लाख लोग मुसलमान जमा हो गए थे, पसमानदा मुसलमान जमा हो गए थे, और दूसरे दिन जो है कि खालिद अनवर को एमएलसी बना दिया गया। तो ये हमेशा जो है कि दुरुपयोग करते हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी को भी धार्मिक मुद्दा बना करके इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, जिसको जो है कि हम लोगों ने जो है कि अपने अक्लमंदी से इसको कामयाब होने नहीं दिया है। जी। रियाजुद्दीन भक्को साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना ख्याल हमारे नाजरीन के सामने बयां किए, और आगे इंशाल्लाह फिर हम लोग बने रहेंगे। और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटा बटन है, नोटिफिकेशन बटन है, उसको दबा लें ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। और अभी के लिए शुक्रिया, अलविदा, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।